नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 बायोलॉजी का मानव श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मानव श्वसन तंत्र को विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि ये श्वसन तंत्र क्या है और इसकी क्रिया कैसे पूर्ण होती है। तो मैं बहुत आसान तरीका से बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। ये मानव का चित्र है और इस चित्र में कौन अणु का नाम क्या है मैंने यहाँ बताया हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मानव का जो श्वसन तंत्र है, मानव जो श्वास लेता है, ये क्या है, यानी श्वसन क्या है। तो हम जानेंगे कि श्वसन वह क्रिया है जो वायु को अंदर लेना और बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है उसे श्वसन कहते हैं। और श्वसन क्रिया में श्वसन काम पूरा करने में जो अंग सहायता प्रदान करते हैं उससे जुड़े रहते हैं, ऐसे अंग को हम तंत्र कहते हैं। यानी श्वसन तंत्र के द्वारा से ही ये क्रिया संभव हो पाता है। यानी श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन एक उपचायी अभिक्रिया है। विभिन्न प्रकार के जीवों में श्वसन विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये नहीं कि जितने सारे जीव है, जितने सारे जीव जंतुएं हैं, सारे जीव जंतु का श्वसन का तरीका एक जैसे होता है, ऐसे नहीं है। सभी जीवों में श्वसन की जो क्रिया होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि स्तनधारी प्राणी जितने सारे हैं, सारे स्तनधारी प्राणी का श्वसन का जो क्रिया होती है वो फेफड़ों के द्वारा होती है। जितने सारे कीट पतंग है, कीट है, उसका ट्रेकिया द्वारा होता है। और मछली का गिल्स के द्वारा श्वास लिया जाता है। यानी स्तनधारी प्राणी उसे कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे दूध पिलाने वाले जो जंतु है उसे हम स्तनधारी प्राणी कहते हैं। जैसे मनुष्य अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हनुमान, गाय, बकरी, ये सारे स्तनधारी प्राणी के अंदर में आते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यानी दूध पिलाने वाले जितने सारे जंतु होंगे वो ये सारे जंतु फेफड़ा से सांस लेते हैं। और जितने सारे कीट होते हैं वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। और मछली जब जल में रहती है तो वो मछली जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहने के कारण से वो जल्दी जल्दी अपना गलफड़ा को ऐसे ऐसे करते हैं और वह उसके माध्यम से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। इसलिए मछली गिल से सांस लेते हैं, यानी अपना गलफड़ा से सांस लेते हैं। यदि मेढक को देखा जाए तो मेढक तो उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी उसे कहते हैं जो वो जल में भी उसे मिलेगा और वो सूखा में भी मिलेगा, यानी स्थल में भी मिलेगा। यानी जल स्थल दोनों में रहने वाले जीव है वो मेढक है। और मेढक जो सांस लेते हैं वह सांस लेने की इनका 3 अवस्था होता है। जब वो धरती के नीचे रहता है
तब वो त्वचा से सांस लेते हैं। जब वह एकदम बच्चा रहता है, जब उसका जन्म होता है तो उसका आकार मछली के जैसे लगता है, पहचान में नहीं आता है कि ये क्या है। तो तब इस स्थिति में वह श्वास अपने गिल्स के माध्यम से लेते हैं, जैसे मछली लेते हैं अपना गिल्स के माध्यम से श्वास। ठीक उसी प्रकार का मेंढक का जब बच्चा छोटा रहता तब वह गिल्स के माध्यम से श्वास लेते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, वह जल स्थल में जब रहते हैं तो उस स्थिति में वह फेफड़ा से श्वास लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मनुष्य में श्वास का जो क्रिया होती है वो कैसे होती है और किस किस माध्यम से होती है। मैंने यहाँ एक सिस्टम बताया हूँ, एक तरीका बताया हूँ, इसे याद रखेंगे। श्वास मार्ग जो है इसको हम और भी बढ़िया तरीका से हम यहाँ बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि श्वासन मार्ग जो है यहाँ देखिए। श्वासन मार्ग पहले तो श्वास जब लेते हैं तो पहले श्वास जो होता है वायु जो होता है नासाद्वार में प्रवेश करता है, नासाद्वार से ग्रसनी में प्रवेश करता है, ग्रसनी से कंठ में जाता है, कंठ से श्वास नली में जाता है, और श्वास नली से श्वासनी में जाता है, श्वासनी से श्वासनिका में जाता है, श्वासनिका से पुप्पिका में जाता है, पुप्पिका से पुप्पिका कोश में जाता है, पुप्पिका कोश से रुधिर में जाता है, और रुधिर से कोशिका में चला जाता है, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ उपचाई का अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखते हैं कि ये नासाद्वार है, नासाद्वार से सीधे आ जाता है, नासाद्वार से ग्रसनी में, और ग्रसनी से सीधे आ जाता है कंठ में, कंठ से आ जाता है श्वास नली में, और श्वास नली से श्वासनी, श्वासनी से श्वसनिका में। आप यहाँ श्वसनिका में ये जो फेफड़ा है यहाँ श्वास नली है, श्वास नली का कई एक भाग में बांट दिए हैं, कई एक इसका नाम है। जैसे यहाँ जैसे कि आहार नाल यानी जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं और जिससे हम श्वास लेते हैं, यानी दो नली होती है, और दोनों नली आके एक मोड़ पर मिलती है। इस मोड़ को हम कंठ कहते हैं, और कंठ में एक सिस्टम बना होता है कि जब श्वास आता है तो ग्रास नली को बंद कर देता है, और ग्रास जब यानी भोजन आता है तो श्वास नली को बंद कर देता है। इस कपाट को हम कहते हैं एप्लेग्लोटिस, जिसको हम कंठ कहते हैं। और जैसे वहाँ से नीचे जब श्वास आता है तो श्वास नली में आ जाता है, और श्वास नली में जब आता है तो यहाँ देखते हैं कि कार्टिलेज का बना हुआ लचीलापन, एक पाइप होता है, एक नली होती है। ये कार्टिलेज का इसलिए बना होता है कि मान लीजिए कि यदि श्वास नहीं आए और उस समय स्थिति में क्या होगा, कार्टिलेज यदि नहीं रहे तो वह चिपक जाएगा, तब दिक्कत होने लगेगा। इसलिए कभी चिपक ना जाए, इसलिए ये कार्टिलेज का बना होता है, और कार्टिलेज का जो बना होता है वो चिपकता नहीं है, वो लचीलापन होता है। जैसे हम कार्टिलेज ये यहाँ से श्वास नली से जब हम नीचे उतरते हैं तो श्वास नली फिर दो भाग में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक बाएं साइड एक दाहिने साइड आ जाता है। तो जहाँ ये बढ़ता है तो इस भाग को हम ब्रोंकाई कहते हैं, यानी श्वसनी कहते हैं। और श्वसनी जब आगे में बढ़ के फिर अनेक भागों में छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं, इसे हम श्वसनिका कहते हैं। और श्वसनिका के अंतिम छोर पर एक गोल गोल आकार का एक रचना होती है, जिसे हम पुप्पिका कहते हैं, यानी वायुकोष्ठ कहते हैं। और ये वायुकोष्ठ में रक्त रहते हैं, रक्त का जो सिस्टम होता है, रक्त का गुच्छा तो होता है, रुधिर होता है, और वह रुधिर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को वह एब्जॉर्ब करता है, श्वसन करता है, पकड़ता है, और सीधे कोशिका तक लेके चले जाते हैं। और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में उपचाई अभिक्रिया होती है। उपचाई अभिक्रिया होने के फलस्वरूप वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाते हैं। फिर ये क्रिया उल्टा चलता है, विपरीत चलता है, फिर वह
फुफ्फी काम आते हैं, फुफ्फिका से श्वासनिका में आते हैं, श्वासनिका से श्वासनी में आते हैं, श्वासनी में श्वासनली में आते हैं, श्वासनली से कंठ में आते हैं, कंठ से ग्रसनी में आते हैं और नासा द्वारा होते ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना, ऑक्सीजन को अंदर जाने की जो क्रिया होती है, इसी को हम श्वसन कहते हैं और इस व्यवस्था को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। और यहाँ श्वसन तंत्र के लिए जो ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा को गौर से देखेंगे, इसके नीचे में एक डायाफ्राम होता है। यह डायाफ्राम एक ऐसा क्रिया है, ऐसा व्यवस्था है जो डायाफ्राम जैसे नीचे दबता है, नीचे की ओर आता है, तब ऑक्सीजन अंदर आ जाते हैं। जब यह ऊपर की ओर उठता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाते हैं। यानी डायाफ्राम जो है वायु को अंदर लेना और अंदर से वायु को बाहर निकालना जो करता है, इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये बहुत बड़े ये काम करते हैं कि यानी ये डायाफ्राम नीचे उतरता है, नीचे जब आता है तब ऑक्सीजन अंदर जा पाता है और जब ये ऊपर जाता है, इसे लेकर धकेलता है, तब वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाते हैं। यानी डायाफ्राम यदि नहीं रहता तो वह ऑक्सीजन अंदर नहीं आता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी नहीं जाता। तो ये क्रिया करने में, ये क्रिया को पूरा करने में डायाफ्राम का बहुत बड़ा काम है। अब हम यहाँ सोचते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे अंदर में आता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का ही जरूरत है। हाँ, प्राय आप देखते हैं, किताब में पढ़ते होंगे कि जितने सारे जीव है वह श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जीव जंतु ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमें लगता है कि सिर्फ लगता है कि ऑक्सीजन ही अंदर जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा श्वास के साथ जब वायु हमारे अंदर में आता है तो कई एक प्रकार के वायु हमारे अंदर में आ जाते हैं। तो कई एक प्रकार के जो वायु हमारे अंदर में आ जाते हैं, तो जिससे जरूरत नहीं है तो वह बाहर उसे निकाल देते हैं। जिस जरूरत है तो वह अंदर अपना जाके अपना काम करते हैं। जैसे कि सांस ले, जैसे यहाँ हम सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन 78%, तो नाइट्रोजन 78% जब है तो तब क्या होता है, 78% हमारे श्वास के माध्यम से अंदर आ जाते हैं और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन 78% छोड़ भी देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 21% लेते हैं और 17% छोड़ते हैं, यानी 4% हमारा अपना काम में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4% को छोड़ देते हैं। तो इससे हमें यह अनुभव होता है, यह हमको जानकारी प्राप्त होता है। इससे हमको पता चलता है कि नाइट्रोजन हमें जरूरत नहीं था, तो जितना नाइट्रोजन साथ में जाने को तो चला गया, लेकिन उतना नाइट्रोजन बाहर भी आ गया। ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं कि 21% लेते हैं और 17% बाहर निकलता है। तो इससे पता चलता है कि 4% ऑक्सीजन का काम में लगा है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, यहाँ 0.03% लेते हैं और यहाँ 4% छोड़ते हैं। यानी शरीर के अंदर में से जितना ऑक्सीजन हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उससे अधिक हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें सिर्फ अंदर में जाके ऑक्सीजन का ही जरूरत पड़ता है, बाकी ये सब गैसों की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वायु में अनेक प्रकार के गैस रहने के कारण, वायु में अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण रहने के कारण श्वसन क्रिया के समय वो सारे गैस भी साथ साथ चले जाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं रहने के कारण उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये श्वसन क्रिया क्या है और ये कैसे होता है। मैंने बहुत आसान तरीकों से मैंने एक चेन के माध्यम से मैंने समझाया, इसे याद कर लेंगे। ये चित्र को बढ़िया से एक बार देख लेंगे और इसे
जितने सारे अंग हैं ये सारे अंगों का नाम आप लोग याद कर लेंगे और नाम याद करने के साथ साथ इसका काम याद कर लेंगे, इसका काम क्या है, तो परीक्षा में फिर कभी नहीं भूलोगे और परीक्षा में बढ़िया से लिखोगे और लिख पाओगे और बहुत अच्छा अंक मिलेगा। अगले क्लास में फिर मैं आऊँगा, दूसरा क्लास लेके दूसरा विषय लेके आऊँगा और मैं उस विषय को भी बहुत अच्छा तरीका से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए जय हिंद।